दोस्तों, हर इंसान के जीवन का आधार मानव अधिकार होता है, जो कि उसे जन्म से ही मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समाज से आता हो। और मानव अधिकार ही हर इंसान को सुरक्षा और सम्मान से जीने का तरीका बताता है। और फिर भी यदि कोई असामाजिक तत्व आपको उस अधिकार से वंचित रखता है, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं ऐसे कर्मवीर जो आपकी लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक कर्मवीर से, जो कि हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के श्री सुनील सिंह यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद आपका। सर, जानना चाहेंगे सर, ये मानव अधिकार क्या है और आपको इस संगठन को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, पहले तो मैं मानव अधिकार के बारे में बताता हूँ आपको। मानव अधिकार वे बुनियाद अधिकार हैं जो मानव को केवल जन्म से प्राप्त होते हैं, केवल मानव को ही प्राप्त होते हैं, दानव को नहीं। जी। तो मानव अधिकार में सारी चीज़ आ जाती है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ। आपको हर चीज़ में, आपको कैसा पानी पीना, अगर आप टैक्स भर रहे हैं, नगर पालिका में टैक्स दे रहे हैं, तो आपका अधिकार है कि आप नगर पालिका से उसके बदले में स्वच्छ पानी की मांग कर सके, साफ सड़कों की डिमांड कर सके, और भी चीज़ें हैं हर चीज़ में। बिल्कुल है। तो इसकी शुरुआत सर संगठन की आपने कहाँ से चालू करा, कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत वैसे तो 2017 में इसकी शुरुआत कर चुके थे। जी। बाकी रजिस्ट्रेशन हमने 2020 में कराया इसका। अच्छा। और इसकी घटना करीब इसका विचार 1999 से मेरे मन में चल रहा था। अच्छा। जब मेरे घर में ही मेरी सिस्टर के साथ एक केस हुआ, जिसमें दहेज उत्पीड़न के कारण मेरी सिस्टर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस समय खैर मेरी एज कम थी, बाकी लगता था कि कहीं कुछ ऐसा नियम है या कहीं कुछ ऐसी सरकार है जो किसी की बात सुने, किसी महिलाओं को, किसी नारी को, किसी को, बेटी को इंसाफ दिला सके। धीरे धीरे करके दिमाग में चल रही थी। बाकी उस समय मेरी परेशानी इसलिए, मैं जॉब पे था और ये चीज़ों को मैं बाहर फील्ड पे नहीं ला सकता था। और कुछ जॉब में भी मैंने ऐसी चीज़ें देखी कि जॉब में रह के मैं उन लोगों की मदद नहीं कर सकता। जैसे अब मैं बोर्ड के अंदर, एमपी बोर्ड के अंदर मैंने काम करा है। अच्छा। प्रोजेक्ट लाइन में। अब प्रोजेक्ट लाइन में मैं देखता था कि किस तरीके से कुछ किसानों का शोषण हो रहा है, उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। अच्छा। बाकी जिस जॉब पे हम हैं, बाकी उनके लिए, हक के लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते थे। और 2018 मैंने जॉब छोड़ी। उसके बाद में पूरे तरीके से मैंने मानव अधिकार का संगठन बनाया और रजिस्ट्रेशन उसका 2020 में कराया। और आज ये समझ के भारत के 16 राज्यों में संगठन फैल चुका है और करीब 26,000 मेंबर इसमें अपनी सेवा दे रहे हैं। जी। तो सर, वो इसीलिए क्योंकि आपने समस्याओं को स्वयं देखा है। बिल्कुल। सीधे आकर के किसी भी समस्या का निराकरण नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आदमी स्वयं देखता है बचपन से आते हुए, बिल्कुल, जो पीड़ित है, जो भुक्तभोगी है, कहते हैं ना कि जो भुक्तभोगी हो, ये दूध का जला छाछ कोई फूक फूक के पीता है। तो हम तो खुद भुक्तभोगी, हमको मालूम है कि कैसे क्या होना और कहाँ ना इंसाफी हो रही है और कैसे उसको इंसाफ दिलाना हम लोगों को। आपकी सर टीम कहाँ कहाँ कार्यरत है? मेरी, देखिए, हमारी टीम अभी 16 स्टेट में काम कर रही है, जिसमें ज़्यादातर जो काम हो रहा है अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। और मध्य प्रदेश में करीब 45 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ टीम कार्य कर रही है। बहुत बड़ा संगठन बना दिया। बहुत बड़ा संगठन है, आप लोगों के सब सहयोग से। सर, ये जानना चाहेंगे कि किन लोगों को मानव अधिकार टीम की या मानव अधिकार आयोग की या मानव अधिकार की संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है? कौन लोग हैं जो समाज में ज़्यादा शोषित होते हैं? ये देखिए, समाज में शोषित तो आज देखा जाए तो हर वर्ग है, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे स्कूल में विद्यार्थी वर्ग हो, या कोई भी A to Z कोई सा भी वर्ग उठा के देखे, सारे शोषित हैं। ज़्यादातर जो आज पीड़ित है, शोषित है, किसान वर्ग है। किसान वर्ग को देखो, जितनी भी सरकारें आएंगी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जाती है, बाकी फील्ड पे कुछ नहीं मिल रहा उनको। भारतीय मानव अधिकार पूरे तरीके से उनके साथ खड़ा हुआ है। चाहे स्कूल के बच्चों का उदाहरण देखें, स्कूल के बच्चों में हर साल की फीस, कोई स्कूल का कोई एक स्पेशल नियम नहीं है कि हमको इतने % का इंक्रीज़ करना है फीस में। जो स्कूल की जो इच्छा है उस हिसाब से इंक्रीज़ कर देता फीस को, कोई बोलने वाला नहीं। उस विषय में भी हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। श्रमिकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। न्यूनतम आपकी रोज़गारी क्या है, न्यूनतम वेतन क्या है, मजदूर को ये नहीं पता, उनके लिए हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। उनको अधिकार बताते हैं कि देखो, आपकी न्यूनतम वेतन ये है, आपका अधिकतम वेतन ये है, आप इतने परमानेंट है तो आपको ये वेतन मिलना चाहिए। सारी चीज़ें उनको, आपको बीमा का अधिकार है, आपको जिस उपभोक्ता के जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो आपको बीमा करके देगा, बीमा द्वारा इलाज कराएगा। सारी चीज़ें उनको उनके अधिकार से हम लोग। तो जैसे किसानों की मदद, किसान आपके पास आते हैं कि ये हमारी समस्या है, तो उसको निराकरण के लिए आप क्या? देखिए, किसान अलग अलग रूप में हमारे पास आते हैं। जैसे एक तो आपका कुछ MPV या विद्युत बोर्ड से परेशान किसान है, कहीं पे बिल भर रहे हैं, मान लो अगर 100 किसान है, 100 किसान 50 किसानों ने बिल भर दिए, 50 किसानों ने बिल नहीं भरा,
अब बोर्ड क्या करती है, पूरे क्षेत्र की भार, हाँ, कट ऑफ भार, कर देती है। हाँ, हाँ। अब उसका लोड किस पे आता, जो बिल भर रहे हैं। जो बिल भर अब वो बिल भर रहे हैं बेचारे हमारे पास आते हैं कि यार ये परेशानी, हम लोगों की मदद करो। हम लोग काम है, केवल एक मीडिएस्ट का काम है हमारा, एक मीडिया पर्सन जो होते हैं मीडिएस्ट। आपकी समस्या, किसान आप है, आपकी समस्या उठा के सीधे हम विद्युत बोर्ड में जाके उन समस्याओं को उनसे उनको बताते हैं और उसका निराकरण करके किसान को बताते कि आपका निराकरण इस माध्यम से हमने कराया। छात्रों के लिए भी कभी आपने कोई ऐसा वो इंसिडेंस या कोई ऐसा? छात्रों के लिए बिल्कुल करा है। जैसे आप जानते हैं कि कुछ सरकार के नए नियम में बच्चों को मारना अपराध है। हाँ, टीचर्स बच्चों को मार नहीं सकते। जी, कितने केस हमारे पास आते हैं, किसी के कान में से ब्लड निकाल ले, इतनी जोर से मारा, किसी के हाथ में पेंसिल फंसा के उंगली तोड़ दी, ऐसे भी केस आते हैं हमारे पास। तो हम कैसे पहले तो ये समझा ही देते हैं कि ठीक है समझ, नहीं तो फिर शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके और स्कूल पे कार्रवाई भी करवाते हैं। ये कौन लोग हैं सर, दूसरों के अधिकारों का हनन करने वाले लोग कहाँ से आते हैं ये लोग? देखिए, अधिकार करने हनन करने वाले जो लोग हैं, आप और हम में से ही हैं। कोई नेता वर्ग भी है इसमें, कुछ फैक्ट्री जो मालिक बोलते हैं उनको भी आप उदाहरण में ले सकते हैं कि ये लोग भी एक शोषक जो शोषण कर रहे हैं। किसी भी रूप में शोषण तो किसी भी रूप में हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी है, उनका भी शोषण किसी भी रूप में हो सकता है। तो उसमें एक विशेष पर्टिकुलर पर्सन नहीं है कि हम उनका नाम ले सके कि नहीं ये लोग हैं जो शोषण कर रहे हैं। मतलब केवल आम आदमी, प्रशासन में भी ऐसे लोग होते हैं प्रशासन प्रताड़ित रहते हैं। पूरी 24 घंटे एक पुलिस प्रशासन का हम लेके देखे, पूरी 24 घंटे की वर्किंग है उनकी। अभी बताओ, वो भी इंसान है, आए दिन देखने में आपको मिल रहा है कुछ पुलिस वाले सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो अपनी फैमिली को देखे कि वर्क को देखें। आए दिन सुसाइड करने के अपने केस आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। उनके लिए वीक में एक छुट्टी का हम लोगों ने कितनी बार आवाज़ भी उठाई और उस पर अभी भी काम चल रहा है और बिल्कुल लगे हुए हैं। उनको इंसाफ बिल्कुल दिलाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे हम लोग। पैसा, पावर या बाहुबल, इनमें से किस चीज़ का उपयोग होता है किसी के अधिकारों का हनन करने? तीनों चीज़ें। पैसे के दम पे आप कुछ भी किसी को खरीद सकते हो जी। पावर के दम पे अपना पावर दिखा के आप लोग, मान लो अगर कोई नेता है, नाम नहीं लेंगे, कोई भी नेता है, अपने पावर के दम पे किसी भी, आज आपने बताया था आपके सामने एक केस आया था, पावर के दम पे उन पर झूठा केस लगवा दिया। तो ये पावर है। और एक बाहुबल, अगर आपके अंदर बाहुबल है, आपके 4-5 लोग 8-10 लोग आगे पीछे घूम रहे, तो आप में एक पावर है, बाहुबल का पावर है। तो आप बाहुबल के दम पे कुछ भी किसी को भी दबा सकते हैं। वो खासकर शोषित जो दबे हुए लोग हैं उनको ज़्यादा दबा सकते हैं। अब हमारे जैसे लोग तो कितना ही प्रेशर करते हैं, हम लोग तो बिल्कुल खड़े तो खड़े। अभी सर रिसेंट का कोई आपने अभी कोई ऐसा कार्य करा हो जो मतलब पूरे संगठन ने मिलके अब देखिए साथ में किया हो? देखिए, देश का तो छोड़कर मैं विदेश का उदाहरण बताता हूँ आपको। ओसवाल कंपनी का एक नाम सुना होगा आपने, स्वेटर्स वगैरह काम करती है। वो एक राजस्थान का पर्सन था। अच्छा। मैनारिया नाम, विष्णु मैनारिया। जी। पहले दिल्ली में काम करता था ओसवाल कंपनी में। अच्छा। इन लोगों ने पैसे का लालच देकर उसको युगांडा ले गए और युगांडा में कुछ समय तक उसके साथ वर्किंग करी और वर्किंग कराने के साथ में कुछ पैसे के उसमें कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम से करके, जैसे विदेशों में कुछ है कि कुछ आप इतनी लिमिटेड एक प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हो। कुछ नियम है वहाँ पे, तो कुछ करके और उसको बंधक बना ले। जब उसने जाने की जिद करी अपने भारत, वापस तो उसको आने नहीं दिया उसको। और परेशान करीब 1 महीने तक उसका बंधक बनाया। अब उसके लड़के ने विदेश मंत्रालय से लेकर सारी जगह उसने कोशिश करी। लास्ट में आके मानवाधिकार, भारतीय मानवाधिकार के पास संपर्क में आया। और फिर युगांडा से हमने करीब 15 दिनों के अंदर उसको भारत सकुशल वापसी कराई थी। ये सबसे बड़ा केस था हमारा इंटरनेशनल तौर पे। और पूरे पेपर से लेके सोशल मीडिया सभी जगह हाईलाइट हुआ था मामला। दूतावास में भी आपने? बिल्कुल, दूतावास में पहुंचा था और उनको हाईलाइट हुआ था मामला, बहुत बड़े स्तर पे चला था कि इंटरनेशनल मामला था। सरकार की तरफ से भी क्या कोई कदम उठाया जाता है लोगों की, मतलब जैसे हम तो एक संगठन है, हम बाहर से काम करते हैं, सरकार स्वयं भी ऐसा कुछ सोचती है कि लोग उनसे भी संपर्क कर सके यदि कोई परेशानी आती? बिल्कुल, सरकार बहुत से ऐसे सरकार ने चला रखे हैं जनहित के कार्यक्रम या हेल्प के कार्यक्रम। जैसे आप सबसे बड़ा एक सीएम हेल्पलाइन है। अब सीएम हेल्पलाइन का हर कोई यूज करना नहीं जानता है। सीएम हेल्पलाइन के अलावा जो मानवाधिकार को देखो, जिसके हम सहयोगी संस्थान है, उनका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जी, उसके अलावा फिर राज्य मानवाधिकार आयोग जी। इनमें तो हम लोग तो चलो एक प्राइवेट संगठन, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट के संगठन है। अच्छा। बाकी लोग इनसे मदद नहीं ले पाते पूरे तरीके से। सरकार ने तो बहुत तो चला रखे हैं। अच्छा। संगठन, बाकी मदद लेने वाले चाहिए। और हमारा काम यही है कि हम लोगों को बताते हैं कि आप इनसे इस प्रकार की मदद ले सकते हैं। एक मीडिया पर्सन का काम है हमारा। आपकी टीम किस तरह काम करती है? हमारी टीम का है, मान लो कोई शिकायत आती है हमारे पास, वैसे तो हमारे वेबसाइट पे भी ऑनलाइन शिकायत
और ऑफलाइन भी शिकायत का प्रोसेस है हमारे पास में। जो जैसे भी शिकायत दे सकता, मान लो कोई पीड़ित पर्सन है, ऑफलाइन देना सकता है, ऑफलाइन फॉर्म भर के दे सकता है, ऑनलाइन दे सकता है। उसके बाद में हमारे जो पर्सन है, मान लो तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, दोनों पक्षों को सुनते हैं। जिसके खिलाफ शिकायत है, जिसकी शिकायत आई है, दोनों पक्षों को सुना जाता है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद में उसका फिर अगर हो सकता है निराकरण कराते, नहीं तो फिर जैसे भी शासन प्रशासन के साथ मिलकर उसको न्याय के लिए आगे बढ़ाते हैं। सर, कार्य करते वक्त कभी कोई ऐसी समस्या भी आती है या आपको स्वयं को कोई दबाव कभी झेलना पड़ता है? बिल्कुल, धमकियाँ भी मिलती है, मेरे ऊपर खुद आत्मघाती हमले भी हुए हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, देखिए हम काम कर रहे थे, आपने जैसे बताया कि कौन कौन लोग हैं जो दबाते हैं, तो बाहुबली भी है, पैसे वाले, पावर वाले, तीनों तरह से हमारे ऊपर प्रेशर आता है और तीनों कोशिश करते हैं कि कैसे इसका मुंह बंद कराना, कैसे इसको चुप बैठाना है। क्योंकि हम लोग तो न्याय की लड़ाई में खड़े हैं और हमारे सामने तो A to Z कोई भी हो तो हम लोग तो बिल्कुल खड़े हुए, पूरी टीम खड़ी हुई है हमारी। तो कैसे भी करके दबाने की कोशिश, 2 बार मेरे ऊपर भी हमले हो चुके हैं। अच्छा। और बिल्कुल केस भी चला और आज भी वो हाईलाइट है मामला। तो सर, आपको कभी स्वयं को डर नहीं लगा कि ये कार्य मतलब वो कहावत है, डर के आगे जीते, और डर गए तो फिर काम ही क्या करना है। सही बात है सर। इसलिए बिना डर के बिल्कुल बिंदास तरीके से काम करो, क्योंकि हमने जो बीड़ा उठाया लोगों को न्याय दिलाने के, अगर हम डर के बैठ गए तो कोई मतलब नहीं, हम किसी को न्याय नहीं दिला सकते। सर, लोगों को मानवाधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे जनहित के कुछ कार्यक्रम चलते हैं मानवाधिकारों के, जगह जगह। जैसे मानवाधिकारों को लेकर हमारे नशा मुक्ति अभियान के प्रभारी है मोहनलाल जी गुजर। इसके अलावा अलग अलग हमने एक डिपार्टमेंट बना रखे हैं, सबके डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट बना रखे हैं सब। जैसे अभी हमारा सरकार के साथ हेलमेट सुरक्षा अभियान चल रहा है। अच्छा। तो उसमें पूरी टीम जगह जगह काम कर रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा था, नेत्रदान शिविर चल रहा था, इसमें काम चले। कुछ शिक्षा को लेकर हमारे अवेयरनेस कार्यक्रम चलते रहते, ये अवेयरनेस कार्यक्रम जगह जगह हमारी टीम करती रहती। सर, लोग आपसे जुड़े कैसे? इसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने रख रखा है कि मान लीजिए किसी को आपकी टीम से जुड़ना है, तो वो एक मतलब एक पर्टिकुलर इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए या मतलब उसका ये ओहदा होना चाहिए समाज में, या इतना पैसे वाला होना चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ आपने अपनी तरफ से क्राइटेरिया रख रखा है, या कोई केस होना चाहिए उस पर या नहीं होना चाहिए? इसका नहीं, देखिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिसमें अगर समाज सेवा का जुनून है तो उसके लिए बिल्कुल भारतीय मानवाधिकार के दरवाजे खुले हैं। बस इतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिए आदमी को, ये कम से कम जो शिकायत आ रही उसको देख सके, उसका निराकरण कर सके। अच्छा। बात करने का, अधिकारियों से बात करने का तजुर्बा होना चाहिए, टीम को कैसे लेके चलना इस बात का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए। बाकी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि केस का अगर देखें हम तो केस तो ऐसे होते हैं कि आम आदमी के ऊपर कभी भी केस लग सकते हैं। मैं अपना उदाहरण, तो मेरे ऊपर केस लग गया, क्योंकि आदमी अगर प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन में क्या करेगा आदमी? आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठाने को सके सेल्फ प्रोटेक्शन में आदमी, जी, तो केस का ऐसा कुछ नहीं है, केस तो साइड में है। बाकी ये कि अगर मानव सेवा का जुनून है आपके ऊपर तो बिल्कुल भारतीय मानवाधिकार में स्वागत है। सर, नशा मुक्ति के लिए भी आपकी टीम ने कभी कोई कार्य करा है? देखिए, नशा मुक्ति के लिए हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है और इसके लिए हमने एक अलग से, जैसा मैंने पहले बताया, एक डिपार्टमेंट हमने बना रखा है नशा मुक्ति। उसके राष्ट्रीय प्रभारी है मोहनलाल जी गुजर। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, करीब 1-1.5 महीने पहले इंदौर के अंदर, इंदौर में केस हुआ था। करीब शराब आंदोलन हमारी टीम के द्वारा 15 दिनों तक लगातार सतत आंदोलन चला था। उसके बाद जीत हमारी थी, 15 दिन में दुकान को शिफ्ट करना पड़ा था। अच्छा। उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने भी कोशिश कर ली, सब कर ली, बाकी जीत भारतीय मानवाधिकार की हुई थी। बहुत बढ़िया। और दुकान शिफ्ट करना पड़ी थी। वो पेपर में आपने देखा होगा, न्यूज़ पेपर में हाईलाइट हुआ था लगातार मामला। अच्छा। 15 दिनों तक लगातार आंदोलन चला था उसमें। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अब वो उदाहरण बताएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। सर, हमारे यूथ को जो आने वाला भविष्य है उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मेरा तो यही कहना है, प्रिय युवा साथियों, आप ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति और उम्मीद हो। मैं यूथ के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप अपने अधिकार जानिए, लोगों के बिल्कुल हेल्प करिए। सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया का बिल्कुल सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग ना करें। पढ़ाई में अपना ध्यान दें। इसके अलावा देश के लिए सबसे प्रथम है अपनी देश सेवा में अपना समय निकालें। देश सेवा के लिए अपने बिल्कुल खड़े रहें। जहाँ भी हमको लगता है अपने धर्म के साथ जुड़ें, धर्म के लिए एकजुट रहें। इसके अलावा आपके पॉडकास्ट के लिए है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, और बिल्कुल मेरा यह मानना है कि बहुत जल्दी घर घर में आपका पॉडकास्ट पहुंचेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी जो शैली है मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, बाबा महाकाल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका पॉडकास्ट बहुत जल्दी लोगों की जीवन पर रहे, लोगों के मन में चढ़े और लोगों के बिल्कुल विश्वास पे कायम हो। आप सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूँ, और आप भी भारतीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं,
या कोई भी समस्या से अवगत कराना चाहते हैं तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 07-366-356-042। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है IHRCtyindia.in। इसके अलावा हमारे फेसबुक जो है आईडी है IHRCty भारत, ट्विटर आईडी है IHRCty भारत, इंस्टा भी आईडी सेम है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी समस्या से आप हमको अवगत कराना चाहते हैं, बिल्कुल हमारा संगठन, हमारे मेंबर आपके लिए 24/7 तैयार खड़े हैं। धन्यवाद।